फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। शारदा ब्रेन बूस्टर्स चैनल की तरफ से मैं विजय मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि पहले हम लोग एक क्रम से पहले थ्योरी क्लास देखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट देखते हैं, तो उसी क्रम में मुख्य सेविका का ये चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या बाल अपराध देखेंगे, उसके अर्थ, कारण एवं उपचार को समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि आपको समाज में निकल करके कुछ कार्य करने का, सामाजिक कार्य में आपको भी मौका मिलेगा कि आप भी अपना हाथ बटाएं और अपने जो भी आपसे हो सकता है आप क्या करती हैं, समाज में आप कितना अच्छा कर पाती हैं, तो आपकी क्रियाकलाप भी वहाँ तक इस मुख्य सेविका भर्ती के माध्यम से हो पाएगी। आप क्या करती हैं, कितना अच्छा करती हैं, उसी क्रम में हम लोग देखेंगे। बाल अपराध सबसे पहले तो ये सामाजिक कार्य की बात अलग हुई, लेकिन सबसे पहले ये है कि हम लोग अभी तक या फिर आप लोग इतना परेशान हैं, तो एक सफलता भी बहुत मायने रखती है। मुख्य सेविका बनने के साथ साथ मुख्य सेविका बनना ही नहीं, सबसे पहले बात आ जाती है कि आपने अभी तक कितना गेन किया है और कितने दिन से पढ़ाई कर रही हैं, और आपको ये मुख्य सेविका एक सीट कितनी मायने रखती है, उसके लिए आपको एक क्लास ज़रूर करनी चाहिए। तो कहते नहीं है, हो गई है पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो बहुत आपने झेल लिया है और मुख्य सेविका आपको एक सुनहरा मौका है, एक गोल्डन चांस है, तो इसको आप बिना ना गंवाते हुए और आप अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए, कास्टली मोमेंट इज़ रनिंग नाउ, तो आप हमेशा कंटिन्यू बने रहो और जब भी एग्ज़ाम होगा तब आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दो। आप सोचते हो एग्ज़ाम कब होगा, शॉर्टलिस्ट कब होगी, भर्ती कैंसिल होगी, तो फाइनली ये सोचो कि भर्ती कैंसिल नहीं होगी, आपको प्रॉपर बने रहना है। कहाँ? स्टडी में प्रैक्टिस सेशन करते रहना है और आपको धार देते रहना है, क्योंकि जब परीक्षा होगी तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितना आंदोलन किया, कितना आपने लीड किया है, कितना आपने ट्विटर कैंपेन किया है, केवल और केवल आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, मायने वो रखेगा। तो ये ना हो कि शॉर्टलिस्ट भी हो जाए, एग्ज़ाम डेट भी हो जाए, एग्ज़ाम भी आ जाए और फाइनल पीडीएफ में आपका नाम ना दिखे। तो उस फाइनल पीडीएफ में नाम ना दिखने के लिए हम लोगों की पूरी कोशिश है कि सभी सफल हों, सभी आगे बढ़े। तो आइए साथ बढ़ते हैं। बाल अपराध, अर्थ, कारण और उपचार। बाल अपराध 2 शब्दों से बना है, बाल प्लस अपराध। बाल प्लस अपराध, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा आपसे कि ये किन 2 शब्दों से बना है, बस ऐसे आपको समझने के लिए। अर्थात बालक द्वारा समाज में निर्मित नियमों तथा कानूनों के विरुद्ध किया गया ऐसा कार्य अथवा व्यवहार जो अपराध की श्रेणी में आता है, बाल अपराध कहलाता है। और विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने परिभाषा भी दी है किसकी? बाल अपराध की। तो आइए देखते हैं जो आपके क्वेश्चन में मोस्ट रोल प्ले करेगा और जिससे आपके 1 से 2 नंबर क्या रहने वाले हैं, सुपर सेफ होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कि मार्टिन कौन है ये? एक मिनट। मार्टिन न्यूमेयर के अनुसार बाल अपराधी निश्चित आयु से कम का वो व्यक्ति जिसने समाज विरोधी कार्य किया हो या जिनका व्यवहार कानून को तोड़ने वाला हो। जिसका ये टाइपिंग एरर है, ये है जिनका, कि जो समाज द्वारा कानून नियम बनाए गए हैं उसको अगर तोड़ता है तो वो होता है बाल दुर्व्यवहार। और इसके लिए अगर जिम्मेदार किसी को कोई मानता है तो सबसे पहले पेरेंट्स को मानता है कि उन्होंने कितने संस्कार दिए हैं, क्या उन्होंने अभी तक सिखाया। कि बाल अपराध मतलब एक बच्चा जो है अपराधी बन जाता है, छोटे मोटे अपराध करने लगता है। सिरिल वर्ड के अनुसार किसी बच्चे द्वारा किए जाने वाले समाज विरोधी कार्य जब इतने गंभीर हो जाते कि राज्य द्वारा उसे दंडित करना आवश्यक हो जाए, तो ऐसे व्यवहार को क्या कहा जाता है? बाल अपराध कहते हैं। छोटे मोटे अपराध तो होते रहते हैं, जैसे बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े करना या फिर खेल के लिए प्रतिस्पर्धा में थोड़ी मोड़ी हो जाना, ये तो छोटा मोटा है। लेकिन कभी कभी हो जाता है चोरी जैसे काम पे उतर आना, बहुत सारे वर्क होते हैं। थोड़ा छोटे ही कम उम्र में मादक पदार्थों का सेवन कर लेना, ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा गंभीर होती जाती हैं। हेली के अनुसार वो बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरणों का पालन नहीं करता है, बाल अपराधी कहलाता है। सेम चीज़ें वही अपने अपने वर्ड में उन्होंने अपनी अपनी वर्डिंग दी है। तो आप सिरिल बर्ट को जरूर याद रखिएगा, वो मोस्टली मुझे लगता है कि पूछा जाएगा। और हेली ने कहा है कि वो बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरणों का पालन नहीं करता है वो बाल अपराधी कहलाता है। चलिए, उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि बाल अपराध बालक द्वारा किया गया जिससे समाज के व्यवहार, नियम, आदर्श एवं आदेशों का उल्लंघन होता है और सामाजिक संगठनों को क्षति पहुंचती है और कानून का उल्लंघन होता है, बाल अपराध की श्रेणी में आता है। बाल अपराध के प्रकार। बाल अपराधों के अंतर्गत बालकों के वह सभी कार्य व व्यवहार सम्मिलित किए जाते हैं जो कानून द्वारा निर्दिष्ट
होते हैं, निषिद्ध होते हैं और समाज के रीति रिवाजों, नियमों, परंपराओं तथा आदर्शों का उल्लंघन करते हैं। इस दृष्टि से बालकों के निम्नलिखित व्यवहार बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। क्या? बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। जैसे चोरी करना, मारपीट करना। क्या? चोरी करना, मारपीट करना, अवज्ञा, डिसोबीडेंस मतलब जो किसी का कहना सुनना ना मानना, और बेईमानी करना, किसी बात के लिए झूठ बोला, स्कूल पढ़ने जा रहे हैं वहाँ कुछ और कर रहा है, झूठ बोलना वही, और मद्यपान मतलब वही जो आप मादक पदार्थों का सेवन, पाठशाला से भागना, ये सारे बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। धोखा देना, यौन अपराध, आवारागर्दी, विध्वंस करना, हत्या और आत्महत्या तो खैर डिप्रेस होकर लोग कर लेते हैं, कर ही नहीं कर लेते हैं, लेकिन ये जो यौन अपराध होता है सबसे मेन यही होता है कि जब तक बाल अपराध होता है तब तक उसे बाल सुधार में रखा जाता है, उसके बाद उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। तो सेक्स डेलिक्वेंसी ये सबसे बड़ा बाल अपराध में सबसे मेन यही होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक आपका यौन अपराध होता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा समाजशास्त्रियों की बात ना करें, इससे अलग हट करके देखें तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, तो उन्हें इन सारी चीज़ों से अवगत कराएं ताकि वो आगे चल करके ऐसा कोई अपराध न कर बैठें। और छोटे से पे ही ध्यान देना चाहिए कि आपका बच्चा घर से निकला तो वो कहाँ गया, क्या कर रहा है, स्कूल गया तो स्कूल तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, स्कूल से आया तो उसने अपने होमवर्क किए कि नहीं किए, स्कूल वर्क किए कि नहीं किए, ये सारी चीज़ें हैं जो देखना चाहिए। किशोर न्याय शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ है? 1899 में। ये वाला शब्द आप लोग याद करके रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर मैं लगा दे रही हूँ क्या हैशटैग। 1899 में अमेरिका के इलोनोइस राज्य में किया गया। किसका? किशोर न्याय शब्द का पहली बार प्रयोग। भैया साहब, भाई बहन, मेरी फ्रेंड, ये यूपिटर पैलेसी है, ये कुछ भी पूछ सकता है, सब संभव है। जैसे कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, यूपिटर पैलेसी है तो मुमकिन है। वो किशोर न्याय शब्द का पहली बार प्रयोग 1899 में किया गया, ये बिल्कुल सही। लेकिन राज्य भी पूछ सकता है, तो आप बताएंगे अमेरिका के क्या? इलिनॉइस राज्य में किया गया था। चलिए, पहला किशोर न्यायालय कहाँ खुला था, आप लोग इसको भी ध्यान रखिए। तो जब प्रयोग हुआ था तो 1899 शिकागो में स्थापित किया गया। 1850 में अप्रेंटिस अधिनियम पहला अधिनियम था जिसने भारत में किशोर न्याय प्रणाली की नींव रखी थी। इसको आप लोग क्या करिएगा, इसको आप लोग फिर से बोलूँगी, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 1850 का अप्रेंटिस अधिनियम पहला अधिनियम था जिसने भारत में किशोर न्याय प्रणाली की नींव रखी थी। आया कब था? 1850 में। रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट 1876 को किशोर न्याय में मील का पत्थर माना जाता है। किसको? रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1876 को किशोर न्याय में मील का पत्थर माना जाता है। इस एक्ट के अनुसार अदालतें बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 2 से 7 साल तक संस्था में रखने का आदेश दे सकती हैं। विश्व परिदृश्य की पृष्ठभूमि में पहला किशोर न्याय अधिनियम कब लागू हुआ? 1886 में। विश्व परिदृश्य की पृष्ठभूमि में पहला किशोर न्याय अधिनियम भारत में 1986 में क्या हुआ था? लागू किया गया। बाल अपराध की समाजशास्त्रीय अवधारणा की बात करें तो क्या है? मर्टन का व्याधिका सिद्धांत, फ्रेडरिक थ्रेशर का गिरोह सिद्धांत, शा एवं मैके का सांस्कृतिक प्रसार सिद्धांत, जॉर्ज हर्बर्ट मिड का भूमिका एवं स्व का सिद्धांत, एल्बर्ट कोहेन का श्रमिक वर्ग का लड़का और मध्यम वर्ग की भूमिका के माप का सिद्धांत, क्लो वाल्टर डे डिवार्ड एवं ओहलिन की सफलता एवं अवसर की संरचना का सिद्धांत, मिलर का निम्न वर्ग का लड़का एवं निम्न वर्ग की रचना का सिद्धांत, मार्टजा का अपराध और ड्राफ्ट सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों को आप लोग क्या करेंगे? याद करके रखेंगे। ये सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी की आगे पढ़ेंगे, आगे बात करेंगे बाल अपराध के कारण। वे बाल अपराध के कारण क्या हैं जो बाल अपराध को बढ़ावा देते हैं? तो बाल अपराध के कारण की बात करें तो बाल अपराध के कारण की बात करें, केसेस ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बाल अपराध कारण है। तो एक है वंशानुक्रम कारण होता है, शारीरिक कारण होता है, सामाजिक कारण होता है, आर्थिक कारण होता है, मनोवैज्ञानिक कारण होता है। हम एक एक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि वंशानुक्रम कारण कैसे होता है जो बाल अपराध को बढ़ावा देता है। अगर वंशानुक्रम की बात करें तो सिसारे लिम्ब्रोशे, गैलो फेरो,
ये एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने कहा है कि अपराध के कारण जो है वंशानुक्रम भी है, क्योंकि जो बच्चे अपराधी होते हैं उनके कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और मानसिक लक्षण होते हैं। उनका कहना कौन है, कौन है, ये हैं सिसारे हैं, सिसारे। और इसके बाद हैं गैलोफेरो, ठीक, गैलोफेरो मैं बोल रही हूँ, आप नोट डाउन करिए, सिसारो, लोम्ब्रोसो, गैलोफेरो। ये समाजशास्त्री, इन्होंने कहा कि अपराध का मेन कारण वंशानुक्रम है, क्योंकि जो बच्चे अपराधी होते हैं उनके कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और मानसिक लक्षण होते हैं जो वे बाल अपराध कर जाते हैं। अगर शारीरिक लक्षण की बात करें तो शारीरिक कारण क्या हो सकते हैं, अगर शारीरिक कारण की बात की जाए तो शारीरिक कारणों में शारीरिक दोष तथा हीन स्वास्थ्य अपराधी प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। ऐसे बच्चों के साथ समाज में के अन्य व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं होता है। अगर हम बात करें, डिस्कस करें इस बात पे कि कैसे है, तो देखिए एक छोटा सा गठा हुआ आदमी, बहुत छोटा सा नाटा सा हो, बहुत अच्छा नहीं हो, और कहीं 4 लोग बैठे हों, वो अगर वो साइड से निकलता है तो क्या होता है, हल्का देखेंगे, देखो कैसे जा रहा है, इतनी भी हाइट कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा वैसा। और एक बिल्कुल बेकार सा आदमी हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं हो, फेस वैल्यू की बात ही जाने दो, वो किसी काम का नहीं हो, लेकिन वो अच्छा है थोड़ा सा देखने में, हाइट वेट ब्यूटी की बात कर रहे हैं, हाइट वेट ब्यूटी सही है, ब्रेन बिल्कुल भी सही नहीं है, तो एक बार लोग देखेंगे ये उसके लिए लोग चेयर छोड़ेंगे। जब वो बैठेगा तो बाद में वो अगर बोलता है तो उसके, जब वो बोलता है तो शायद कि कोई मक्खी भी बैठ जाए, वो भी उड़ जाए, वो भी नहीं बैठेगी, लेकिन लोग थोड़ी सी वैल्यू देते हैं उसको। तो ये भी कहीं ना कहीं ये जो व्यवहार होता है कि शारीरिक व्यवहार, शरीर से लोग अच्छे नहीं है, बॉडी अच्छी नहीं है तो लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो उनको कहीं ना कहीं ये होता है कि वो अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों के बीच में बैठेंगे जहाँ उनको थोड़ी सी वैल्यू मिलेगी तो वो लोग अच्छे बिल्कुल होंगे नहीं। सामाजिक कारण की बात करें तो बाल अपराध परिषद ने सामाजिक कारणों को 2 भागों में विभाजित किया। क्या, अगर हम सामाजिक कारण की बात करें तो बाल अपराध परिषद ने सामाजिक कारणों को 2 भागों में विभाजित किया है, और आप इसको नोट डाउन करेंगे, पहला क्या है, दूसरा क्या है। पहले की बात करेंगे तो इन्होंने एक कहा है पारिवारिक कारण, फैमिली रीजन, और दूसरा क्या, परिवार के कुछ बाहरी कारण, परिवार के कुछ बाहरी कारण। ये 2 रीजन है जो सामाजिक कारण होते हैं बाल अपराध को बढ़ावा देने के लिए। अब हम बात करेंगे किसके, आर्थिक कारण की बात करेंगे, किसकी, आर्थिक कारण की बात करेंगे। आर्थिक कारण क्या होता है, निर्धनता होती है तभी लोग बाल अपराध कर बैठते हैं और बेकारी भी करते हैं, मतलब कि ऐसे काम लोग करवा लेंगे और आपको पैसे नहीं देंगे, बेकार में काम करवाएंगे। और जब गरीबी रहेगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उससे बच्चे वंचित रह जाते हैं, तो उसको पाने की कोशिश में कुछ भी कर जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। और एक है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण की बात करें तो कुछ लोग मानसिक रूप से विकृत होते हैं, कुछ लोग मानसिक रूप से विकृत होते हैं जिससे वो बाल अपराध कर बैठते हैं। अगर सामाजिक कारण की बात करें तो सामाजिक कारण जो है कहीं ना कहीं कई प्रकार से जो है प्रभावित करता है। एक होता है पारिवारिक कारण, और दूसरा होता है वो क्या कहते हैं, परिवार के बाहर के कारण। अगर पारिवारिक कारण की बात करें तो वहाँ शिक्षित माता पिता होंगे, तो जिनके माता पिता शिक्षित होते हैं वह अपने बालकों को उचित प्रकार से निर्देशन नहीं देकर, मतलब गाइड नहीं कर पाते हैं, और उसका परिणाम ये होता है, फल ये मिलता है कि वो उल्टा सीधा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, बच्चे अपराध की तरफ अग्रसर होते हैं। वहीं अगर टूटा परिवार है तो बालकों को अपराधी बनाने में टूटे परिवार की भूमिका होती है। जिस परिवार में पति पत्नी के बीच आपस में अलगाव होता है, तलाक होता है, मतभेद होता है, नहीं बन रहा है, तो परिवार का जो संतुलन होता है वो बिगड़ा हुआ होता है और एक साथ चलना बहुत कठिन होता है। तो इस तरह के परिवार में जो बच्चे होते हैं कहीं न कहीं वो बाल अपराध की तरफ बढ़ावा मिलता है। और हीली एवं ब्रोनर ने एक अध्ययन किया जिसमें कुल 4000 अपराधी बालक थे, और सर्वेक्षण के दौरान ये पाया गया था कि 2000 बालक क्या थे, टूटे हुए परिवार से थे। ये जो हीली थे, इन्होंने मेन है कि ये समाजशास्त्री, इन्होंने 4000 बालकों को ऐसे पाया कि ये बच्चे टूटे हुए परिवार से थे। जब सर्वेक्षण किया गया तो ये इतने बच्चे जो हैं 4000 बच्चे टूटे हुए परिवार से ही थे, और 4000 टूटे हुए से नहीं, ये इतने बच्चे जो हैं
अपराधी बालक थे और इसमें से 2000 बच्चे टूटे हुए परिवार से, मतलब 1/2 टूटे हुए परिवार से ही थे। देखिए कितना रोल कर रहा है ये। माता पिता द्वारा तिरस्कार अगर किया गया है, बच्चों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया गया है, तो उनमें भी एक विद्रोह की भावना जागृत होती है और परिणाम स्वरूप वो अपराधी की प्रवृत्ति के हो ही जाते हैं। अपराधी भाई बहन का परिवार, अगर परिवार में भाई बहन उस तरह के हैं, यदि किसी परिवार में उनके भाई बहन पहले से ही अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनको लगता है फैमिली वाले कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा ही है, तो वो भी करना चाहिए, तो वो फैमिली को देख करके खुद भी करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो भी एक अपराधी किस्म के हो ही जाते हैं। और दूषित नियंत्रण होता है। जिन घरों में बालक पर अधिक कड़ा नियंत्रण होता है और या नियंत्रण में कमी होती है, उन घरों के बालक बहुत जल्दी ही गलत कार्य करने लग जाते हैं। मतलब लिमिट से ज़्यादा, कहते हैं ना, सितार के तार को उतना मत खींचो कि वो टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि वो बचना ही काम बंद कर दे। तो सेम कंडीशन वहाँ भी है कि नियंत्रण एक लिमिट में हो। जितना नियंत्रण होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। ज़्यादा हुआ तो तब भी खराब, कम हुआ तब भी खराब। अगर परिवार के बाहर की बात करें तो संगी साथी, परिवार के बाहर में, तुम कहते नहीं है कि जैसे संगति बस करनी, ऐसे कुछ कहा जाता है। तो जैसे होते हैं, जैसे तुम्हारे मित्र होंगे वैसे ही लोग करेंगे। बुरा पड़ोसी, अगर कहते नहीं पाप पड़ोसी को खाता है, जैसा पड़ोसी को देखेंगे वैसा लोग करेंगे। देखो वो तो ऐसा कर रहा है, वो शराबी है, धोखेबाज है, गुंडे प्रवृत्ति वाले हैं, 4 लोग उसके यहाँ के बैठे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी उधर भी वो उत्सुक होता है कि ऐसा हमें भी करना चाहिए। 4 लोग उसके यहाँ बैठे रहते हैं, हम भी करेंगे, हमारे यहाँ भी लोग बैठे रहेंगे। और बुरे प्रौढ़ व्यक्तियों का साथ, यदि प्रौढ़ व्यक्ति बुरा है तो कभी ना कभी उसके संपर्क में आने के कारण बालक पर भी बुरा असर पड़ ही जाता है। विज्ञापन एवं प्रचार की बात करें तो जो आज के टाइम में टीवी पे लोग देख रहे हैं कि विज्ञापन आते हैं, बॉलीवुड के हों चाहे हॉलीवुड के हों, तमाम तरह के अलग अलग तरह के विज्ञापन आते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा डाइवर्ट ज़रूर करते हैं। इस पर भी रोक थोड़ा सा लगना चाहिए। इस पर सेंसर बोर्ड की कैसे चल रही थी कि इस तरह के अश्लील प्रचार प्रसार ना दिखाए जाएँ जिससे बच्चों पे असर पड़े। और उचित मनोरंजन का, अगर उन्हें मनोरंजन नहीं मिल रहा है, जैसे उनके घर में उनको खेलने को नहीं मिल रहा है और बहुत सारे गेम्स वगैरह हैं वो नहीं मिल रहे हैं, 4 बच्चों के का साथ नहीं मिल रहा है, वो भी अच्छे बच्चों का, टीवी वगैरह का माहौल नहीं है, मतलब तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेन रोल करती हैं। होटल एवं क्लब में अगर लोग जा रहे हैं तो होटल या क्लब का वातावरण ठीक ना होने से कभी कभी बालक अधिक अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है, क्योंकि इन होटलों एवं क्लबों के मालिक भी इससे जुड़ जाते हैं और बालकों से गंदे कार्य कराने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं, जो समाज के विरुद्ध हो जाता है। सामाजिक प्रथाएं हैं, जैसे समाज में प्रचलित कुछ प्रथाएं हैं जो बाल अपराध को भी जन्म देती हैं, जैसे विधवा विवाह है, बाल विवाह है, विवाह निषेध है, दहेज प्रथा है। ऐसी प्रथाएं प्रचलित हैं जिससे अपराधी प्रवृत्तियां विकसित हो जाती हैं। आगे हम देखेंगे बाल अपराध की रोकथाम के उपाय। देखिए ये सारे मैं जो बता रही हूँ ये सारे समाजशास्त्रियों का ना, ये आपको पढ़ना है, ये आपको एग्जाम में मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे घर का कोई फैमिली मेम्बर हो, आपके मम्मी पापा हो, आपका भाई बहन है, वो आपका मासी मासा है, आपका चाचा चाची है, नाना नानी है, जैसा वो व्यवहार करेगा कहीं ना कहीं उस पर ही व्यवहार पड़ेगा। रेयर केस में होता है कि दरोगा का बेटा चोर होता है, रेयर केस में होता है, बाकी वो डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा। चलिए रोकथाम के उपाय की बात करेंगे तो है पारिवारिक प्रयास। बेकर फाउंडेशन बोस्टन ने माता पिता द्वारा बालकों के सुधार हेतु निम्न सुझाव दिए हैं। इसको आपको याद रखना है क्योंकि पूछेगा। बेकर फाउंडेशन बोस्टन ने माता पिता द्वारा बालकों के सुधार हेतु निम्न सुझाव दिए हैं, उसमें क्या सम्मिलित नहीं है। अपने बच्चे के प्रति माता पिता का व्यवहार कड़ा न हो, बालकों की रुचि के अनुकूल सहानुभूति प्रदान करना, कोसना बंद करें, उन्हें बार बार किसी चीज़ पे टार्चर करना बंद कर दें कि आप वो तो बहुत लड़का पढ़ गया, आप नहीं पढ़ पा रहे हो। अभी आज ही के टाइम में देख लो, उसको कोई स्पेशल वैकेंसी मिल गई, वो निकल गया तो कहेगा अरे वो फलानी का लड़का तो हो गया है, तुम तो नहीं हुई, फलानी की लड़की तो हो गई, वो तो DYSP बन गई, तुम नहीं कर रही हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। कुछ नियति पे भी भरोसा रखो, वो नियत करके रखती है, टाइम से ही मिलता है। निर्दयता के व्यवहार में कमी करना, बालकों के आचरण को अपने व्यवहार के अनुकूल में लाना, अच्छी तरह निरीक्षण करना, आपसी गलतफहमियों को दूर करना, उसके अनुकूल वातावरण बनाना। विद्यालयी प्रयास, इसके लिए निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। शिक्षक द्वारा बालक की कठिनाइयों को समझना, शिक्षक द्वारा उचित शिक्षण तथा प्रशिक्षण पद्धतियाँ अपनाई जाएं, शिक्षक का चरित्र व आचरण अच्छा होना चाहिए, विद्यालय का वातावरण उत्तम होना आवश्यक है। शिक्षक को वहाँ स्कूल अच्छा होगा, विद्यालय अच्छा होगा, तभी तो बच्चे अच्छे बन पाएंगे। विद्यालय गए, आपने फीस सबमिट किया, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ना वहाँ का डिसिप्लिन अच्छा है, ना वहाँ की पढ़ाई लिखाई अच्छी है, तो बच्चे कैसे ही सुधरेंगे।
शिक्षक द्वारा बालक की रुचियों और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकास में पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। नैतिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। अनुशासन की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। और सरकार द्वारा क्या किए गए हैं, उपाय किए गए हैं, इसको देखेंगे तो किशोर न्याय बोर्ड में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी का एक न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा 2 सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं। पूछेगा कि किशोर न्याय बोर्ड में कौन शामिल होता है, तो आप बताएंगे एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मतलब प्रथम श्रेणी का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वो, और 2 सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं। एक तो ये होता है न्याय करने के लिए, दूसरा समाज की क्रियाकलाप को देख करके ये अपनी बात मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को बताने तक, पहुँचाने तक, इसलिए ये 2 इसमें इंक्लूड होते हैं, जिनमें कम से कम एक महिला होनी चाहिए। जैसे बाल अपराधी तो एक लड़की भी हो सकती है, और महिलाओं की चीज़ों को समझने के लिए एक महिला होती है। पुलिस तथा परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के साथ किशोर न्याय बोर्ड सुनवाई करता है। प्रोबेशन, एक प्रोबेशन अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं। क्या होते हैं? अपराधी बालक से मित्रता का हाथ बढ़ाना। प्रोबेशन अधिकारी होगा जब वो अपराधी बालकों से फ्रेंडशिप करेगा, फ्रेंड सर्किल में आएगा उसके, तभी तो उसकी चीज़ों को समझेगा, अदरवाइज कैसे ही जानेगा। उसके घर की परिस्थितियों को समझना, वो बालक की सामाजिक व मानसिक आवश्यकताओं को पूरा कर उन्हें सही राह पर लाने का प्रयास करता है। बालक को उचित दिशा का प्रबंध करना तथा बालक को व्यवसाय दिलाना, ये सारे काम किसके हैं? प्रोबेशन अधिकारी के हैं। सुधार गृह या सुधार विद्यालय, जब बाल न्यायालयों में बाल अपराधी को दोषी माना जाता है तब उन्हें दंड न देकर सुधार गृह में भेजा जाता है। कोई बड़ा क्रियाकांड कर देते हैं, क्या करते हैं, अभी तो इनको जेल में डाला नहीं जा सकता है, इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि इनको प्रशासनिक तौर से गिरफ्तार किया जाए, तो इनको बाल सुधार गृह में डाला जाता है। सुधार गृह में बालक 3 से 7 वर्ष तक रखा जाता है। कितना, ये आप टाइमिंग याद रखिएगा, 3 से 7 वर्ष तक रखा जाता है। सुधार गृह 2 प्रकार के होते हैं, एक किशोर सुधार गृह होता है, एक वयस्क सुधार गृह होता है। बोस्टल विद्यालय, ये कौन सा है? बोस्टल स्कूल की अवधारणा किसकी? अमेरिकी है। और सर्वप्रथम एल्विन रेगिल्स ब्राइस ने बोस्टल स्कूल खोला। बोस्टल स्कूल 16 से 21 वर्ष की आयु के किशोर अपराधियों के लिए स्थापित किया जाता है। सर्वाधिक बोस्टल स्कूल तमिलनाडु में है। मानसिक चिकित्सा के द्वारा उपचार, इसमें बालकों को मनोअभिनय क्रीड़ा द्वारा शिक्षा देना, सामूहिक बालकों को एकत्र करके अपराध को रोकने का प्रयास करना शामिल है। उसकी मनोवृत्ति की पूर्ण जांच करना, व्यावसायिक चिकित्सा इत्यादि के आधार पर उपचार किया जाता है। धीरे धीरे अपराध छूट जाता है। इस प्रकार उपयुक्त रुचिकर ढंग से शिक्षा देकर बाल अपराध को रोकने का प्रयास किया जाता है। महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मुद्दों के प्रमुख आंकड़े और तथ्य। महिला आरक्षण विधेयक है। महिला आरक्षण विधेयक 108वां है, और इसकी बात करें 2010 में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया था। संसद में केवल 9.1% महिला मंत्री, जबकि अंतर्राष्ट्रीय औसत लगभग 22% है। वर्ष 2019 का ये आंकड़ा है, आप पूछेगा तो ये पूछेगा। स्थायी कमीशन का अर्थ है सेवानिवृत्ति, एक सशस्त्र बलों में रोजगार संबंधी अवसर। स्थायी कमीशन का अर्थ क्या है? सेवानिवृत्ति तक सशस्त्र बलों में रोजगार संबंधी अवसर। सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया 2020 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का निर्णय दिया है। वर्तमान में भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना में क्रमशः 0.56%, 1.08% एवं 6.5% महिला कार्मिक हैं। लाभ, रक्षा में लिंगानुपात संबंधी सुधार, महिलाओं के लिए अवसर, निर्णय लेने में भागीदारी का अवसर आदि। उपाय, मातृत्व अवकाश के बाद रक्षा सेवाओं को जारी रखने, महिलाओं को लड़ाकू विंग में शामिल करने, महिलाओं के लिए सैन्य क्षेत्र को आकर्षक बनाने के प्रावधान करने चाहिए। महिलाओं के विवाह की आयु, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम वैध आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर के 21 वर्ष किया गया। पुरुषों के बराबर करने का प्रावधान किया गया है, मतलब पुरुषों की आयु को नहीं बढ़ाया गया है। पुरुषों की आयु 21 या महिलाओं की भी 21 बढ़ा दी गई है। महिलाओं की विवाह योग्य आयु को पुरुषों के समान बनाना, मौजूद कानूनों जिनमें विवाह से जुड़े पक्षों को शासित करने वाले रीति रिवाज, परिपाटी और प्रथाएं शामिल हैं, उन्हें रद्द करना आदि। उपाय, सूचना शिक्षा और संचार, महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह को कम करने के लिए लक्षित दृष्टिकोण, लैंगिक निष्पक्षता को सुनिश्चित करना आदि हैं। ये सारे हैं कि सूचना है, शिक्षा और संचार है, महिला सशक्तिकरण मतलब महिला को सशक्त करो, बाल विवाह को कम करने के लिए लक्षित दृष्टिकोण है।
अब बात करेंगे दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 के तहत दहेज एक संज्ञेय अपराध है। बिल्कुल है, इसके तहत एक अपराध है। क्या? दहेज लेना देना एक अपराध है। दहेज हत्या आईपीसी की धारा 304B के तहत दंडनीय अपराध है और महिलाओं की अधीनता, वित्तीय स्वतंत्रता की कमी, कानून के कार्यान्वयन में शिथिलता आदि है। इसमें है दहेज निषेध अधिनियम की बात करें कि अगर इसमें एक बहुत मोस्ट फैक्ट दिया गया है कि जब ये दूसरा संशोधन होता है इसमें 1961 में, तो उसमें कहा गया है कि जैसे महिला 7 वर्ष के बाद, शादी के 7 वर्ष के बाद अप्राकृतिक रूप से मौत हो जाती है, तो अपराधी को, मतलब जो उसका पति होगा, उसे 1 या 2 साल की जेल होगी, 2 साल की जेल होगी और क्या 20,000 का जुर्माना होगा। दहेज को, अगर इसका उपाय की बात करें कि दहेज निषेध अधिनियम के लिए दहेज को कम करने का क्या उपाय है? दहेज को एक सामाजिक विकृति के रूप में घोषित करना, शादियों में फिजूल खर्ची को गैर कानूनी घोषित करना, महिला सशक्तिकरण आदि है। अब बात करेंगे वैवाहिक बलात्कार। 10 से 49 आयु वर्ग की 3 में से 1 भारतीय महिला को किसी न किसी रूप में पति के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। आईपीसी की धारा 175 बलात्कार को परिभाषित करती है और सहमति की कई धारणाओं से सूचीबद्ध करती है। साथ ही पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम नहीं है तो वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। अगर एक साइड तो बात कर रहा है कि 21 वर्ष किया गया है, दूसरी साइड पत्नी की आयु 15 वर्ष कैसा ही मामला रखा गया है, लेकिन रेयर केस में लोग कर ही लेते हैं। भारत उन 36 देशों में से एक है जहां अभी भी वैवाहिक बलात्कार को अपराधी की श्रेणी में नहीं रखा गया है। JS वर्मा समिति और विधि आयोग की 172वीं रिपोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश की है। किशोर न्याय अधिनियम, बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021, ये भी पूछा जाएगा, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। इस अधिनियम को कुछ अपराधों को गैर संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत करने के कारण सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें ड्रग्स की तस्करी के लिए, बच्चों का दुरुपयोग, आतंकवादियों द्वारा बच्चों का दुरुपयोग, बाल कर्मचारी का शोषण और बच्चों के खिलाफ क्रूरता शामिल है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किशोर कहते हैं। यह अधिनियम निम्नलिखित पर एक हस्ताक्षरकर्ता होने के रूप में भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करता है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में बच्चों के संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेंशन 1993। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा है, ये भी पूछा ही जा सकता है। भारत के आशा कार्यक्रम को WHO डायरेक्टर जनरल का ग्लोबल लीड्स अवार्ड मिला है। देश भर में करीब 10.4 लाख आशा कार्यकर्ता हैं। पूछ भी सकता है कितनी आशा कार्यकर्ता हैं? 10.4 लाख आशा कार्यकर्ता हैं। आशा कार्यकर्ता के सामने आने वाली कठिनाइयाँ क्या हैं? अपर्याप्त भुगतान उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, दौड़ना कुछ ज़्यादा पड़ता है। खराब अवसंरचना का होना, अधिक कार्यभार आदि। रोजगार की स्थिति में सुधार होगा तो आशा में सुधार होगा। क्षमता निर्माण, समुदाय का संवेदनशील बनाना आदि, ये सारे इसके उपाय हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो।